गुड इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू द क्लास। आज की क्लास में बच्चों हम लोग एक बहुत इंटरेस्टिंग बहुत आसान सा टॉपिक पढ़ेंगे। और ये टॉपिक आसान होते हुए कंफ्यूजिंग लगता है बच्चों को, क्योंकि थोड़ा सा जो लैंग्वेज यूज किया गया है। ये जो टॉपिक है चैप्टर 1 का, जो हमारा पहला पार्ट है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो मॉड्यूलो अरिथमेटिक, यहाँ पर बहुत सारे बच्चों को मैं बता दूं आप लोग को, इसमें ना प्रैक्टिकली समझने में बहुत लोगों को बहुत प्रॉब्लम आती है। जबकि है ये बहुत प्रैक्टिकल चीज, इसके रियल लाइफ सिनेरियो के जो यूज केस हैं बच्चों, आप अपने हर दिन में हर दिन इसको यूज करते हो, बट आपको पता नहीं है। तो ये मोर ऑफ अ लैंग्वेज भी है, आप इसको लैंग्वेज सेक्शन की तरफ भी देखें। थोड़ा टेक्निकलिटी जो इसमें इन्वॉल्व होता है वो होता है बिकॉज ऑफ द इसका लैंग्वेज के पार्ट पे। बट हम लोग इसको हर दिन यूज करते हैं अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में। तो आओ जल्दी से शुरू करते हैं। व्हाट इज द कॉन्सेप्ट, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हमारे पास आएगा वो टॉपिक है बच्चों, द केस ऑफ मॉड्यूलो अरिथमेटिक। सबसे पहला टॉपिक जो आपको पढ़ना है वो है हमारे पास मॉड्यूलो अरिथमेटिक के केसेस में। अब देखो ध्यान से, बहुत ध्यान से अगर आप देखिएगा तो सबसे पहली बात कि ये जो अपना एक्सरसाइज है, अपना ये जो टॉपिक है एक्सरसाइज 1.1, जिससे आपके अप्लाइड मैथ्स की शुरुआत होती है क्लास 12 की। ये टॉपिक में सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 में आपको बच्चों सिर्फ और सिर्फ तीन चीजें पढ़नी है, तीन चीजें आना चाहिए। ठीक है, वो तीन चीजें बस आप समझ गए, आपका ये टॉपिक पूरा खत्म हो जाएगा। और हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में ही पढ़ने वाले हैं, तो इसके एक नहीं दो दो लेक्चर्स हैं। तो ध्यान से शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले सबसे पहला पार्ट, जो पहला चीज आपको पढ़ना है गाइस, वो है मॉड्यूलो अरिथमेटिक। तो पहले मैं आपको ब्रेकअप दे देता हूं। इस टॉपिक में हम लोग सिर्फ तीन चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले आपको समझना जरूरी है कि व्हाट इज मॉड्यूलो अरिथमेटिक, ये क्या होता है। इसके बाद ये समझ जाओगे तो सेकेंड फेज में हम लोग सीखेंगे कि कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो क्या होता है। और ये भी जब दोनों सीख जाओगे तो थर्ड केस में सीखेंगे कॉन्ग्रुएंस क्लास क्या होता है। कॉन्ग्रुएंस क्लास क्या होता है। और ये सारा चीज हम लोग आज ही के क्लास में कवर करने वाले हैं। बट इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, जो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अपने सामने, वो हम लोग एक और लेक्चर करेंगे, उसमें कंप्लीट करेंगे। तो इन शॉर्ट अगर हम लोग बात करें इस टॉपिक में, बस बच्चों आपको तीन चीज पढ़ना है। सबसे पहले व्हाट इज मॉड्यूलो, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, एंड थर्ड थिंग इज व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस क्लास, जिसको हम लोग इक्विवेलेंस क्लास भी बोलते हैं। तो बस ये तीन चीज तुमने पढ़ा, ये टॉपिक आपका खत्म। अब सबसे पहले आते हैं कि सर व्हाट इज पहला पार्ट। देखो, हम लोग ये जो चीज है ना मॉड्यूलर अरिथमेटिक, इसको हम लोग क्लॉक अरिथमेटिक भी बोलते हैं। इसको हम लोग क्लॉक अरिथमेटिक भी बोलते हैं। और तुमने क्लास 11th में ना क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आपका एक चैप्टर है, क्लास 11th में था, है नहीं था। क्लास 11th में आप लोगों ने अगर क्लॉक पढ़ा है तो आप इसको बहुत जल्दी रिलेट कर पाओगे। और मैं भी आपको एग्जाम्पल जो लूंगा वो क्लॉक से लूंगा। अच्छा सर, मॉड्यूलर अरिथमेटिक और क्लॉक अरिथमेटिक के अलावा और भी कुछ बोलते हैं, इसके एक और नाम है रैपिंग सिस्टम बोलते हैं बच्चों, या तो रिमाइंडर सिस्टम। और सबसे इंटरेस्टिंग जो नाम है इसका, जो सबसे इंटरेस्टिंग नाम है, वो नाम होता है द अरिथमेटिक ऑफ रिमाइंडर। यहां पर बच्चों जो बचपन से तुम लोग डिवीजन करते आ रहे हो ना, जो बचपन से अपन लोग डिवीजन करते आ रहे हैं, बचपन से कर रहे हैं, डिवाइड कैसे करते हैं सबको पता है कैसे करते हैं। ये जो अरिथमेटिक सिस्टम है, ये बहुत ज्यादा इज्जत देता है इनको। किसको इज्जत देता है? सिर्फ एक चीज को। कौन है वो एक चीज? वो एक चीज है रिमाइंडर्स। तो जो बच जाते हैं ना, जिसको बाई प्रोडक्ट बोलते हैं, वो जिसका कोई इज्जत नहीं होता, ये अरिथमेटिक उसको इज्जत दिलाता है। तो जिसका कोई नहीं उसका ये है, बात समझ रहे हैं। तो ये सिस्टम को हम लोग रिमाइंडर का सिस्टम बोलते हैं। सारा खेला यहाँ पे रिमाइंडर का है, अपना सारा फोकस रिमाइंडर पे होगा। यही एक अकेला टॉपिक है जहां पर आप सिर्फ रिमाइंडर पे वैल्यू देते हैं। इसके पहले हम लोग क्वोशंट को इज्जत देते थे, डिविडेंड को इज्जत देते थे, डिवाइजर को इज्जत देते थे। यहाँ पर रिमाइंडर को इज्जत मिलेगा। ठीक है, तो ग्लोरी ऑफ रिमाइंडर आप पढ़ने वाले हैं, ध्यान से देखो। अभी हम लोग जब पढ़ते थे ए प्लस बी, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, तो इसका मतलब क्या होता था? आपने ए को डिवाइड किया है, क्या चीज से डिवाइड किया है? बी से डिवाइड किया है। कोशेंट क्या मिला? कोशेंट क्यू है। और जो फाइनली बच गया यहाँ पर रिमाइंडर, ये आर है। क्या ये डिवीजन का तरीका आप लोग बचपन से पढ़ रहे हो? बचपन से, एकदम बचपन सर, 11th 12th सॉरी, क्लास 1 2 3 वहां पे हम लोग डिवीजन सीखे थे सर। तो सर हम लोग इसको क्या बोलते थे? यहाँ पर हमारे पास है, यहाँ पर हम लोग के पास है, इसको ए को बोलते थे डिविडेंड, ए को हम लोग बोलते थे डिविडेंड, बी को हम लोग बोलते थे डिवाइजर,
बोलते क्या थे, आज भी वही बोलते हो। क्यू को हम लोग बोलते थे कोशेंट, क्यू को हम लोग बोलते थे कोशेंट, और आर को बोलते थे रिमाइंडर। बोलते क्या थे, आज भी वही बोलते हैं, है ना। तो क्या ये चीज तुम लोगों ने बचपन से पढ़ा है? हाँ जी बिल्कुल, सारे बच्चों ने, सबने पढ़ा है ये चीज। ठीक। अब इसको जब लिखते हैं स्टेटमेंट वाइज इक्वेशन के फॉर्मेट में, तो हम लोग कुछ इस प्रकार लिखते हैं, ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे ए क्या है बच्चों, ए है डिविडेंड, बी क्या है डिवाइजर, क्यू होता था क्वोशिएंट, आर होता था रिमाइंडर। सर ये जो मेथड अभी अपन पढ़ने वाले हैं, यहां हमको किसके बारे में पढ़ाई करना बच्चों? यहां पर हमें सिर्फ और सिर्फ सबसे ज्यादा वेटेज देना है इस बंदे को। ठीक है, कौन है ये बंदा? ये वो बंदा है जिसको इज्जत ज्यादा नहीं मिलता मैथ्स में, ये रिमाइंडर। अब इस रिमाइंडर को आपको इज्जत देना है, ये पूरा अरिथमेटिक सिस्टम रिमाइंडर पे फोकस करेगा। इस रिमाइंडर का एक खास बात है, और ये खास बात आपको याद रहना चाहिए, क्योंकि जो सबसे पहला क्वेश्चन आता है मॉड्यूलर अरिथमेटिक का, इसके जो क्वेश्चंस आते हैं ना, 4-5 नंबर के क्वेश्चन होते नहीं, पहले तो इस बात को समझ लीजिए। आपके बोर्ड्स के पेपर में आपको 4-5 नंबर का क्वेश्चन दिखेगा ही नहीं, दिखेगा एक एक नंबर में, एक एक नंबर एमसीक्यू में आ जाएगा, 2 नंबर में आ सकता है, और मैक्सिमम आया तो 3 नंबर वाले केस में आपको पेपर में देखने को मिलेगा। तो हम लोग सबसे पहले समझते हैं एक एक नंबर के केस में, ये जो रिमाइंडर है दोस्तों, ये रिमाइंडर का डोमेन आपको पता होना चाहिए। क्या है इसका डोमेन? ये रिमाइंडर हमेशा हमेशा जीरो से बड़ा होगा, पहला बात। रिमाइंडर हमेशा जीरो से बड़ा होगा या तो उसके बराबर होगा। दैट मीन्स अगर हम लोग सिर्फ ये पार्ट को कंसिडर करें, इस पार्ट को कंसिडर करें, तो पता है ये पार्ट क्या बोलता है? ये पार्ट कहता है रिमाइंडर इज अ पॉजिटिव नंबर, आइदर जीरो होगा रिमाइंडर, या तो पॉजिटिव। और रिमाइंडर कभी नेगेटिव नहीं होता, इस बात को पहले समझ लो। ये समझ गए, एक एक नंबर वाला क्वेश्चन आपका खत्म। रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। अच्छा, ये है पहला बात। तो सर दूसरा बात क्या है? दूसरा बात है बच्चों, दूसरा बात है कि रिमाइंडर का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है? तो रिमाइंडर का मैक्सिमम वैल्यू हो सकता है मॉडुलस ऑफ मॉड, मॉड लगाते थे ना, प्लस माइनस वाला, नेगेटिव नंबर को पॉजिटिव कर दे, पॉजिटिव को पॉजिटिव कर दे, तो ये वाला मॉडुलस है यहाँ पे। रिमाइंडर का जो मैक्सिमम वैल्यू है बच्चों, वो b के बराबर हो सकता है। सर b होता क्या है बच्चों? ध्यान से देखो, b क्या होता है? b इज द डिवाइजर। तो ये जो रिमाइंडर का वैल्यू है, मैक्सिमम कहां तक जा सकता है? रिमाइंडर का वैल्यू मैक्सिमम मैक्सिमम आपको कहां तक जा सकता है? इसके वैल्यू तक जा सकता है। क्या इससे बड़ा हो सकता है? भैया कभी नहीं। रिमाइंडर कभी भी डिवाइजर से बड़ा नहीं हो सकता, ना हो पाएगा। ठीक। ये है इंपॉर्टेंट चीज। अब यहां पर आपको बहुत ध्यान से देखना एक चीज, ये जो बी है अंदर का, ये जो बी है, क्या ये बी पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है? मैं आपसे भी पूछ रहा हूं, क्या ये जो डिवाइजर है बच्चों, ये डिवाइजर, कैन दिस डिवाइजर बी अ पॉजिटिव नंबर एंड अ नेगेटिव नंबर ऑल्सो? यस, इट इज पॉसिबल। हम लोग आज वो केसेस भी देखेंगे, जो 3-4 केस अपन को पढ़ना है, कि क्या ये डिवाइजर पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है। बिल्कुल। बी के बारे में तुम लिखोगे, ये पॉजिटिव भी हो सकता है और बी नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, तो बी कैन टेक एनी फॉर्म, बी कुछ भी हो सकता है, अपन को उससे लेना देना नहीं। हमारा जो रिमाइंडर है भाई, वो सॉलिड है बंदा, वो हमेशा पॉजिटिव रहता है। ये है सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट मॉड्यूलर अरिथमेटिक का, द सिस्टम ऑफ रिमाइंडर, जहां इज्जत रिमाइंडर को मिलता है, आपको उस पे फोकस करना है। तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द लेक्चर, द फर्स्ट पार्ट ऑफ द टॉपिक। सारे लोग बताओ, ये क्लियर है कि नहीं? और आपको ये लिखना नहीं है, इसको लिखना नहीं है आपको, आपको इसको नोट डाउन नहीं करना है, इसके तो वो उसको मैं शेयर करूंगा। फर्स्ट टॉपिक गाइस, डन। चलो, अब देखो बच्चों, यहां पर ये जो केस जो बेसिक है, ये सब बचपन में पढ़ रहे थे, बचपन में जो पढ़ा है बस हम लोग उसको वापस एक बार याद कर लिए। अभी देखो, जो सबसे पहला क्वेश्चन अपने पास आता है ना एग्जाम में, सबसे पहला कैटेगरी का क्वेश्चन आएगा, आपको सॉल्व करने का आता है। अब देखिए, आपको एक पैटर्न को समझना बच्चों, क्या पैटर्न को समझना है कि हमारे पास ना मॉड्यूलर अरिथमेटिक के टोटल कितने केसेस पॉसिबल हैं? सिर्फ और सिर्फ 4 केसेस हैं। अपने सिलेबस में आपको 4 केसेस को रेफर करना है। वो क्या केसेस है, ध्यान से देखो। पहला केस, ए क्या होता है? ए डिविडेंड है, बी क्या होता है? डिवाइजर है। तो हम लोग यहां पर ए और बी की बात कर रहे हैं, ए और बी की मतलब हम लोग डिविडेंड और डिवाइजर उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है। अब इसका जो लैंग्वेज है गाइस, हम लोग लैंग्वेज पे फोकस करें, लैंग्वेज का चैप्टर ज्यादा है, इसको लैंग्वेज के हिसाब से आप चेक करोगे। सबसे पहले, सबसे पहले बोल रहा है ए भी पॉजिटिव नंबर और बी भी पॉजिटिव नंबर, दोनों के दोनों ग्रेटर देन जीरो, तो दोनों का दोनों पॉजिटिव नंबर। अब हम लोग इसको कैसे लिखते हैं? 14 डिवाइडेड बाई 13। अगर आप ये सिनेरियो ले लो,
अगर आप ये सिनारियो ले लो, अगर हम इस सिनारियो को ले ले तो हम लोग इसको क्या बोलेंगे, 14 डिवाइडेड बाई 13। क्या हम लोग रियल लाइफ में, आम भाषा में, आम लैंग्वेज में हम लोग ऐसे बात करते हैं? बिल्कुल। 14 सॉरी 42, दिस इज 42 डिवाइडेड बाई 13। तो क्या हम लोग आम भाषा में ऐसे बात करते हैं? बिल्कुल ऐसे बात करते हैं। तो जब आप ऐसे बात करते हो, क्या मॉडुलो अरिथमेटिक में इसको ऐसे ही बात करना है? नहीं जी, आप मॉडुलो अरिथमेटिक में ऐसे बात नहीं करेंगे। हम लोग क्या बोलेंगे, 14 डिवाइडेड बाई 42 डिवाइडेड बाई 13 को हम लोग क्या बोलेंगे पता है? हम लोग बोलेंगे 42 मॉड 13। क्या बोलेंगे हम लोग? 42 मॉड 13। तो 42 मॉड 13 का मतलब, अब देखो मॉड का ना 3 लैंग्वेज यूज होगा इस टॉपिक में। मॉड का 3 लैंग्वेज यूज होगा इस टॉपिक में, आपको उसको बाइफरकेट करके चलना है, उसको मिक्स नहीं कर देना है। ठीक है, 3 लैंग्वेज, लैंग्वेज पे फोकस करना। सबसे पहला क्या बोल रहा है, 42 डिवाइडेड बाई 13। तो तुम ऐसे नहीं बोलोगे, तुम क्या बोलोगे, 42 मॉड 13, मतलब 42 डिवाइडेड बाई 13। अब इसका आंसर तुम बचपन से जानते हो दोस्तों, ये आंसर निकालना कैसे निकलेगा भाई, 13 3 जा 39। क्या 39 42 से छोटा है? हाँ जी। इसको माइनस करते हैं हम लोग, रिमाइंडर बचा हमारे पास 3। रिमाइंडर क्या बचा हमारे पास? 3। तो जो रिमाइंडर बचा वही तेरा आंसर, जो रिमाइंडर बचा वही तेरा आंसर। और ये हो गया आपका सबसे पहला वाला केस, जहां पर डिवाइजर और डिविडेंड दोनों के दोनों पॉजिटिव नंबर है, तो आपको रिमाइंडर पॉजिटिव मिलेगा। अच्छा, तुम यहां पे चारों केसेस देख लो बच्चों। हम लोग ये जो चारों केस देखेंगे, तेरे को रटना नहीं है भाई, समझना लॉजिक से। इस चारों केसेस में क्वेश्चन, डिवाइजर कुछ भी हो, डिविडेंड पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, डिवाइजर पॉजिटिव हो नेगेटिव हो, एक बंदा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। वो बंदा कौन है? वो है रिमाइंडर। रिमाइंडर विल ऑलवेज बी पॉजिटिव यहाँ पे। तो हम लोग का सबसे पहला केस, सबसे चमकता हुआ केस ये। बताइए, पहला केस सबको बराबर है? अच्छा, इसको इसको नोट डाउन करो, ये एग्जांपल्स को नोट डाउन करते जाओ। एग्जांपल, ये ट्री उरी अभी मत बनाना, ये फ्लो चार्ट बाद में बनाना, नोट्स बाद में। बस ये एग्जांपल्स को नोट डाउन करते जाओ, ये जो लिखा है मैंने। दिस इज केस नंबर 1। डन लिखो जल्दी से। डन। आओ सेकंड केस में आते हैं दोस्तों। सेकंड केस क्या बोल रहा है, बस आप फोकस करते जाइए क्या क्या बोलेगा। बोल रहा है ए ग्रेटर देन 0, तो डिविडेंड ग्रेटर देन 0, लेकिन लेकिन डिवाइजर इज लेस देन 0, मतलब डिवाइजर यहाँ पे नेगेटिव नंबर है। ठीक है, आओ हम लोग इसको देखते हैं एग्जाम्पल में। तो हमारे पास जो अंदर वाला डिविडेंड है ये पॉजिटिव है, डिवाइजर हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव है। क्या पॉसिबल है ये चीज? बिल्कुल पॉसिबल है भाई, क्यों नहीं है। चलिए अब हम लोग कैसे करेंगे, इसको लिखते कैसे, 42 डिवाइडेड बाई -13, तो उसको लिखेंगे 42 मॉड -13। पहला लैंग्वेज पे फोकस कीजिएगा, इसका आंसर निकालना है। अब देखो बेटा, यहां पर अगर आप, यहां पर हमें हमेशा ध्यान रखना है कि ये जो नंबर हमें यहां चाहिए होता है ना, अगर मैं एक बार बच्चों यहां पे इसको डिलीट कर दूं, इस माइनस साइन को, आपको हमेशा बेसिक्स पता होना चाहिए। बेसिक्स क्या होता है, जो नंबर 42 है उसके नीचे जो नंबर आएंगे, इन दोनों का जो साइन है, ये साइन हमेशा सेम टू सेम होना चाहिए। यहां पर जो नंबर है ऊपर में, जिसको भी तुम डिवाइड कर रहे हो, उसके नीचे जो भी नंबर लिखोगे, इनका दोनों का साइन सेम होना चाहिए, तभी वो डिवीजन पॉसिबल है। ठीक, तो अगर ये बात को ध्यान में रखे, यहां का अंदर में 42 का यहां पे साइन क्या है, प्लस। 42 के आगे का कोफिशिएंट का साइन क्या है, प्लस का। तो तेरे को इसके नीचे जो नंबर लिखना है वो भी प्लस में आना चाहिए। तो अगर आपने 13 को यहां पे डिवाइड किया, सपोज करो यहां लिख दिया 3, तो ये 13 इंटू 3 हो जाएगा -39। क्या इन दोनों का साइन सेम है? नहीं। तो क्या सब्ट्रैक्ट कर पाओगे? नहीं। तो इसका साइन अपने को 42 का साइन है प्लस, यहां भी प्लस चाहिए। कैसे होता है ये चीज, आप यहां -3 डालेंगे, यहां पे क्वोशंट होगा -3, तो -13 इंटू -3 बन जाएगा +39, बन जाएगा +39। क्या अब इनको माइनस करना, सब्ट्रैक्ट करना पॉसिबल है? हाँ जी दोस्तों, बिल्कुल पॉसिबल है। आंसर क्या बनेगा, माइनस कर दो तो आंसर बनेगा 3, रिमाइंडर आ गया हमारे पास 3। अब इस केस को देखो ध्यान से, इस केस को देखो ध्यान से। क्या यहाँ का अंदर वाला डिविडेंड पॉजिटिव था? हाँ था। क्या यहाँ पे डिवाइजर पॉजिटिव था? नहीं सर, डिवाइजर नेगेटिव था। तो क्या डिवाइजर नेगेटिव हो सकता है? बिल्कुल। बी, जो हमने ऊपर में पढ़ा था ना, ये बी, बी जो डिवाइजर है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। लेकिन सर क्या रिमाइंडर कभी पॉजिटिव या नेगेटिव होगा? नहीं भाई, रिमाइंडर हमेशा पॉजिटिव होता है। ये हमारा सेकंड केस, सेकंड सिनेरियो। अब इसको रटना नहीं है दोस्तों, इसको कॉमन सेंस में समझ के रखना है, इसको रटना नहीं, ये समझने की चीज है। ये हमारा सेकंड केस खत्म। थर्ड में आते हैं। थर्ड में देखो क्या बोल रहा है,
ए लेस देन जीरो, बी ग्रेटर देन जीरो। मतलब इस बार डिविडेंड नेगेटिव नंबर, डिवाइजर पॉजिटिव नंबर। 42 अंदर वाला नेगेटिव, डिवाइजर पॉजिटिव, ये केस आ गया हमारे पास। इसको कैसे कंसिडर करेंगे, लिखोगे कैसे? -42 डिवाइडेड बाई 13, तो -42 मॉड 13 अपन लिखेंगे ऐसे लैंग्वेज वाइज। अच्छा, इसका आंसर चाहिए हमें, चलो इसका आंसर आया था यहाँ पे 3, इसको लिख दिए 3। आइए सर अब इसका आंसर निकालते हैं। यहाँ पे अंदर में जो साइन है 42 का दोस्तों, ये साइन माइनस में है, ध्यान दीजिएगा। ये साइन माइनस में, तो इसके नीचे जो नंबर चाहिए वो भी वही सेम साइन में होना चाहिए। तो यहां पर -42। भाई 13 को क्या करे, तो सर हम लोग इसको ना -3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो मेरे पास आएगा 13 3 माइनस, ये आ गया 39। ये सर साइन तो बराबर हो गया, साइन यहाँ पे बराबर हो गया। क्या हम लोग इसका आंसर निकाल पाएंगे? जो तुमने यहाँ लिखा है, क्या हम लोग इसका आंसर निकाल पाएंगे? कभी नहीं निकाल पाएंगे। क्यों नहीं निकाल पाएंगे? क्योंकि बच्चों तुमने क्या लिख दिया, देखो यहाँ पर हम लोगों से एक गलती हो गई। अगर हम लोग नंबर लाइन बना दे, अगर हम लोग नंबर लाइन बना दे, यहाँ 0, इधर जाओगे तो यहाँ 39, आगे जाओगे तो यहाँ पे 42, ठीक है। सर क्या ये पॉजिटिव साइड में ऐसे काम करता है? हाँ जी। इन दोनों में बड़ा नंबर कौन सा है सर? 42। तो आप बोलेंगे सर 42 इज ग्रेटर देन 39, तो इसका सब्ट्रैक्शन करना पॉसिबल है, इनका सब्ट्रैक्शन करना पॉसिबल है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रिमाइंडर मेरे को पॉजिटिव चाहिए ना दोस्त। यहां पर अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे आएगा रिमाइंडर 3, ठीक है। तो क्या रिमाइंडर पॉजिटिव है? हाँ। तो यहाँ पे बात बराबर, कोई दिक्कत नहीं। अब इसके नेगेटिव साइड में आओ, इधर आ गए हम लोग, -1 -2, आगे चलते चलते यहाँ आया -39, यहाँ आया आगे -42। अब मैं आपसे पूछूं इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो आपको पता है ना नेगेटिव साइड में कौन सा बड़ा नंबर है। आप बोलेंगे सर -39 इज ग्रेटर देन -42। तो अगर ऐसा है, क्योंकि ये -39 नेगेटिव साइड चल रहे हैं भैया, ये बड़ा होगा, ये छोटा हो जाएगा। अगर आप इसको माइनस करोगे, -39 माइनस, इसमें से आप माइनस करते हैं अपने पास, इन दोनों को माइनस करोगे, अगर इनका डिफरेंस निकाल के देखोगे, तो क्या यहाँ पर रिमाइंडर पॉजिटिव आएगा? तो यहाँ पर बेटा माइनस करना हमारे लिए सेंसिबल नहीं हो पाता। क्यों नहीं पॉसिबल हो पाता? क्योंकि आपको पता है इन दोनों में बड़ा कौन सा है, तो बड़ा बेटा नीचे वाला, नीचे वाला नंबर ज्यादा बड़ा है। अब तुम इसको अगर यहाँ पे कर दोगे प्लस, साइन चेंज करते हैं, यहाँ पे प्लस करोगे तो आंसर क्या आएगा? -3, ठीक है। आंसर क्या आएगा? -3। क्या कभी रिमाइंडर -3 हो सकता है? क्या कभी रिमाइंडर -3 हो सकता है? नहीं हो सकता भाई। मॉड्यूलर अरिथमेटिक का हम लोग फिर गेम बजा देंगे। सर ये कभी नहीं हो सकता, तो फिर क्या लिखना है सर? फिर हमारे कॉन्सेप्ट में क्या प्रॉब्लम हो गया? अब देखो क्या प्रॉब्लम हो गया। इसको ठीक करने के लिए यहाँ पे माइनस नहीं आए, तुम क्या करते हो, बस ये स्टेप याद रखना इनके केस में। तुम यहाँ क्या करते हो, तुम -3 मल्टीप्लाई नहीं करते, इससे नेक्स्ट बड़ा नंबर चूज करते हो। इससे नेक्स्ट बड़ा नंबर नहीं, नेक्स्ट छोटा नंबर, और वो -3 से नेक्स्ट इंटीजर, सारे इंटीजर्स होने चाहिए, वो नंबर होगा, वो नंबर होगा भाई क्या? -4। -3 से नेक्स्ट छोटा नंबर कौन सा है? -3 से नेक्स्ट छोटा नंबर है -4। -3 से बड़ा नंबर कौन सा होगा इंटीजर में? -2। -2 नहीं डालना है, छोटा नंबर डालते हैं हम लोग हमेशा। तो चलिए, अगर आपने यहाँ छोटा नंबर डाला, अब देखो क्या होगा, अब देखो क्या होगा। 13 इंटू -4, तो ये हो जाएगा -52। अब आप इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, तो आपको पता है साइन वाइन चेंज करते, सब्ट्रैक्शन का मतलब इसका साइन चेंज होगा प्लस में। +52 -42, आंसर आ गया 10। दोस्तों क्या 10 एक पॉजिटिव नंबर है? क्या रिमाइंडर हमारा पॉजिटिव आ गया? इसके पहले -3 आ रहा था, गलत था। क्या ये पॉजिटिव है? हाँ, तो हमारा आंसर सही। अब अपन इसको लिखेंगे 10। जो सबसे इंपॉर्टेंट केसेस है ना, जो आप मॉड्यूलों में कंफ्यूज करते हो, सारे बच्चे जो कंफ्यूज करते हैं, वो ये वाला केस है, और इसी से मिलता जुलता वो वाला भी केस है। तो ये केस आपको समझना बहुत जरूरी है, केस नंबर 3। बताइए साहब, ये अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया? आई एम जस्ट आस्किंग अबाउट केस नंबर 3। बताओ बच्चों। ठीक है भाई, तो थर्ड वाला ओके है। तो अब थर्ड से बिल्कुल मिलता जुलता हमारे पास फोर्थ केस है, वैसे ही केस है। यहाँ पर भाई दोनों के दोनों नेगेटिव है, इस बार दोनों के दोनों लोग नेगेटिव चल रहे हैं। चलिए तो इसको ध्यान से देखते हैं। ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, ये भी, सब डिविडेंड और डिवाइजर दोनों नेगेटिव। क्या करेंगे? अभी हम लोग -13 को, मेरे को साइन सेम चाहिए यहाँ पर, तो हम लोग 3 से करते हैं मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा -39। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -39। देखो क्या क्या गलती हो जाएगी हमसे। अब इसको माइनस करना है आपस में, तो क्या साइन चेंज होगा? बिल्कुल। तो ये हो जाएगा प्लस,
-42 प्लस 39, तो बच्चों आंसर आ गया -3। क्या रिमाइंडर माइनस हो सकता है? नहीं हो सकता। तो भाई सर ये गलती हो गया हमसे, क्या करें अब? तो इस गलती को ठीक करो। और क्या करेंगे हम लोग? अभी अपने को क्या करना पड़ेगा? इससे नेक्स्ट बड़ा नंबर आपको खोजना पड़ेगा पॉजिटिव साइड में। माइनस के केस में छोटा नंबर खोजते हैं। जब ये अंदर इधर वाला सिचुएशन में आप -3 से छोटा नंबर खोजते थे, यहां पर प्लस का चल रहा है तो आपको बड़ा नंबर खोजना है। तो 3 के बाद बड़ा नंबर कौन सा होता है? माइनस के केस में जब यहां माइनस चल रहा होगा ना, अरे जब यहां पर माइनस चल रहा होगा, तो माइनस के केस में ना आप -3 से छोटा नंबर खोजते हो बच्चों। यहां पर 3 से बड़ा नंबर खोजना है। तो सर 3 से बड़ा नंबर कौन सा है? 3 से बड़ा नंबर है 4। तो यहां पर आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 4 से। दिस इज 4। -13 इंटू 4 -52। इसका साइन चेंज हुआ प्लस प्लस में। तो फाइनली जो हमारे पास आंसर आया बच्चों यहाँ पे, वो आ गया 10। क्या अब रिमाइंडर पॉजिटिव है? हाँ जी पॉजिटिव है। तो ये हमारा फोर्थ केस। बस इस दोनों को अच्छे से अगर आप समझ गए, ये वाला केस, यहीं पर बच्चे कंफ्यूज होते हैं। क्योंकि ये थोड़ा सा बचपन में तो खैर पढ़ा है तुमने, बट भूल गए होगे, कोई बात नहीं। ये दोनों केसेस पे फोकस करना है। पहला और दूसरा बचपन से पढ़ते आ रहे, कोई दिक्कत नहीं होता। इस पे फोकस करना अपने को। ठीक है सर। बताइए बच्चों, यहां तक सब क्लियर? अगर यस तो हमारा पहला पार्ट ऑफ द क्वेश्चन 1 नंबर का हमारा हो जाता है खत्म। 4 केसेस ऑफ मॉड्यूलर अरिथमेटिक हमारे हो जाते हैं खत्म। दीज आर द 4 केसेस। अगर समझ में आ गया तो हम लोग पहला क्वेश्चन, पहला कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे अब। तो हम लोग आते हैं बच्चों पहले कैटेगरी पे, पहले कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन पे। हम लोग चलेंगे डायरेक्टली एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे। आ जाओ दोस्तों, ये है हमारा पहला कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन। सबसे पहले एक एक करके सल्टाते हैं जल्दी जल्दी। अपने को बोल रहा है फर्स्ट केस में 43 मॉड 6, मतलब 43 डिवाइडेड बाई 6। 7 6 42, सब पॉजिटिव है। माइनस करोगे तो यहाँ पे बचा 1। तो आंसर क्या आ गया? इसका आंसर क्या आ गया? इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस आपको एक एक नंबर में ही दिखेंगे। एमसीक्यू में दिख जाए या तो फिल इन द ब्लैंक्स में दिख जाए, बस वही दिखता है, उसके आगे ये दो दो नंबर में आता ही नहीं। चलो ठीक है सर, दूसरे केस पे आते हैं। दूसरा यहाँ पे बोल रहा है 97 मॉड 5, मतलब 97 डिवाइडेड बाई 5। 97 डिवाइडेड बाई 5, 19 5 जा 95। यहाँ पर आंसर बचा 2। तो आंसर निकल गया क्या? हाँ जी सर, इसका भी निकल गया। दिस इज आंसर 2। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, आसान आसान से चीज है, ये दोनों में तो दिमाग लगाना ही नहीं है। थर्ड पे आते हैं बच्चों। थर्ड है हमारा, देखो इंटरेस्टिंग केस। -17 मॉड 4, मतलब -17 डिवाइडेड बाई 4। चलो अभी यहाँ पर हम लोग सबसे पहले, हम लोग को साइन यहाँ पे सेम चाहिए, माइनस में चाहिए। तो 4 से क्या मल्टीप्लाई करोगे? तो हम लोग करते हैं सर -4। तो ये आ गया -16। बताओ भाई, -16 बड़ा है कि -17 बड़ा है? दोनों में कौन बड़ा है? तो आप बोलेंगे सर माइनस का केस है, -16 बड़ा है, तो क्या ये डिवाइड होगा? नहीं, नहीं कर सकते। तो माइनस का नंबर चल रहा है, -4 आया, उससे नेक्स्ट छोटा नंबर सोचना है। यहाँ पे माइनस आया, उससे नेक्स्ट छोटा नंबर। तो -4 से नेक्स्ट छोटा नंबर इंटीजर में -5 है। तो हम लोग सर लिखेंगे यहाँ पे, लो -5। अब करो -5 इंटू 4, तो ये आएगा -20। यहाँ पे आएगा -20। अब आप इनको आपस में सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, साइन चेंज होगा प्लस, तो आंसर अपने को मिल जाएगा 3। तो यहाँ पर आंसर जैसे आपको मिला 3, आप इसका आंसर लिख देंगे यहाँ पे 3। ये है इंपॉर्टेंट केस, ये अपने को समझना है। दोनों लोग बताइए, ये थर्ड केस क्लियर है कि नहीं है? थर्ड वाला केस समझ में आया कि नहीं? ये पहला कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन है गाइस, एक एक नंबर में ही आता है, 2 नंबर में आता भी नहीं। ये पहला कैटेगरी खत्म करना अपने को। चलो दोस्तों, अब आते हैं, ये थर्ड केस हमारा खत्म। अब आते हैं हम लोग फोर्थ नंबर केस पे। तो फोर्थ नंबर क्या बोल रहा है? देखो यहाँ पे क्या बोला, ध्यान से देखना। यहाँ पे लिखा है 57 -42 मॉड 11। तो बेटा यहाँ पे जो भी लिखा हो ना, इसको तुम सॉल्व करोगे तो 57 -42 क्या होता है? 15 है, ठीक है ना? हाँ जी, 57 -42 है 15। तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा है? 15 मॉड 11। 15 मॉड 11 मतलब 15 डिवाइडेड बाई 11। भाई तो सिंपल केस है, दोनों पॉजिटिव नंबर, तो 11 1 जा 11। आंसर आएगा 4। खत्म, दिमाग मत लगाओ। तो यहाँ पर आप लिखोगे दिस इज 4। सेकेंड केस, सेकेंड केस भी आप दोनों को ऐड करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव है, ज्यादा लोड नहीं। थर्ड लास्ट केस भी पॉजिटिव पॉजिटिव नंबर है भाई। तो यहाँ पर भी आप क्या लिखोगे? अपन डायरेक्ट सिक्स पे आते हैं। सिक्स 1, 9 8 जा 72, 72 डिवाइडेड बाई 5।
तो अपना 12 5 जा 60 नहीं 14, 14 5 जा 70, तो आंसर बचेगा यहाँ पे 2। तो इसका आंसर आप लिख देंगे यहाँ पे 2। ये वाला भी आसान है, दोनों को ऐड करके 7 से डिवाइड करना। तो गाइज ये हमारा पहला क्वेश्चन का कैटेगरी है। एक एक नंबर में, बस एक एक में दिखेगा, 2 नंबर और 3 नंबर में कभी नहीं दिखेगा। तो यहाँ पर हमने पहला कैटेगरी खत्म कर लिया और पहला पार्ट ऑफ मॉड्यूलो अरिथमेटिक बच्चों वो ओवर है। बोलो, पहला पार्ट आसान था कि बहुत ज्यादा आसान था? वेरी इजी, इजी कि सिलेबस में होना नहीं चाहिए था इतना आसान। आ जाओ बच्चों, तो ये है हमारा पहला कॉन्सेप्ट मॉड्यूलर अरिथमेटिक में, बस ये केसेस आते हैं और इसमें कोई लोड नहीं है। अब लेट्स एंटर अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, जहां पर बहुत बच्चों को बहुत कंफ्यूजन भी होती है। और वो कॉन्सेप्ट क्या है भाई, इन दोनों के बीच में सर क्या डिफरेंस होता है? बहुत सारे लोगों को इनके बीच का सही से डिफरेंस ही नहीं पता। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो अरिथमेटिक के बीच में सही से क्या डिफरेंस होता है नहीं पता भाई। समझते हैं हम लोग, आओ देखो। व्हाट इज मॉड्यूलर अरिथमेटिक, व्हाट इज मॉड्यूलर अरिथमेटिक, ये और व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। तो अभी हम लोग पहला पार्ट, हम लोग 3 पार्ट कवर करने वाले थे, पहला वाला हो गया भाई, मॉड्यूलर अरिथमेटिक खत्म। सेकंड पार्ट में एंटर कर रहे हैं। सेकंड पार्ट इज कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। देखो क्या फर्क है इन दोनों में, बहुत छोटा सा, बहुत इंपॉर्टेंट फर्क है इन दोनों में। क्या देखो, ये जो मॉड्यूलर अरिथमेटिक है गाइस, इट डील्स विद द रिमाइंडर। अभी हमने देखा था ना, यहाँ पर इज्जत मिलता है, किसको इज्जत मिलता है? रिमाइंडर को, जिसको आज तक इज्जत आपने नहीं दिया, ये वो करता है, रिमाइंडर्स की बात करता है। यहाँ रिमाइंडर्स की बात होगी, सिर्फ रिमाइंडर पे। यहाँ क्या बात होती है भाई, ये कंपेयर करता है। क्या कंपेयर करता है? नंबर्स को कंपेयर करता है। कितने? दो, दो से ज्यादा तीन, तीन से ज्यादा चार, ये नंबर्स को कंपेयर करेगा। ठीक है, क्या किस बेसिस पे कंपेयर करेगा वो इंपॉर्टेंट है। ये कंपेयर करेगा नंबर्स को ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिमाइंडर। ये बहुत छोटा सा दोनों के बीच में डिफरेंस है। यहां पर बस रिमाइंडर की बातें होती है, यहां पर कंपैरिजन होती है नंबर्स के बीच में। बेसिस क्या होता है कंपैरिजन का? रिमाइंडर। ठीक है सर, कैसा, क्या क्या रिमाइंडर का मतलब? अगर आप तुम 2 नंबर को डिवाइड करो, ठीक है, एक पर्टिकुलर नंबर से, और उसका आंसर अगर रिमाइंडर सेम आ जाए दोनों में, तो आप बोलते हो वो दोनों कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में है। कॉन्ग्रुएंस, सर नहीं बुझा, सर नहीं बुझा। देखो बेटा, ध्यान से देखो, मैं आपको ना बोल रहा हूं, देखो ध्यान से। 73 मॉड 12 लिखा आपने यहाँ पे फर्स्ट केस में, और यहाँ लिखा 13 मॉड 12। तो इसका मतलब क्या होता है? 73 डिवाइडेड बाई 12 एंड 13 डिवाइडेड बाई 12। 73, 12 6 जा 72, रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर बचा 1। ठीक है, यहाँ पर है 13 मॉड 12, 13 क्या है? 13 डिवाइड 12 1 जा 1, तो और रिमाइंडर क्या बचा सर? यहाँ भी 1। क्या इनका रिमाइंडर दोनों का सेम आया? क्या ये रिमाइंडर दोनों के सेम है? हाँ जी। तो हम पता है क्या बोलेंगे, ये दोनों कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में है। हम लोग क्या बोलेंगे? 73 और 13 कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में है, अगर इनको 12 से डिवाइड करो, ये होता है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, सबसे सिंपल भाषा में। ठीक, अच्छा ये बात है सर। हाँ जी, तो देखो अब इसको क्या लिखोगे, आप लिखेंगे कि 73 और 13, 73 और 13 कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में है, जिसका साइन होता है ऐसे 3 डैश, ये लगाते हम लोग। 73 और 13 कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में है, कब? इनको कौन से नंबर से डिवाइड करोगे? 12 से। तो यहां पर अब लिखते हैं 73 और 13 कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में है व्हेन दे आर डिवाइडेड, दे बोथ आर डिवाइडेड बाय 12। अब इसमें नोटेशन पे क्या ध्यान रखना है बच्चों, 13 को भी तुम 12 से डिवाइड करो तब आंसर मिलता है 1, 73 को भी 12 से डिवाइड करते हो तो आंसर मिलता है 1। लेकिन ये मॉड जो तुम इसके पहले पढ़े थे ना नोटेशन में, इस तरफ नहीं लिखते हम लोग, इस तरफ नहीं लिखते, इस तरफ को अकेला छोड़ते हैं। अब इसका जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, इस फॉर्मेट का जो जनरल रिप्रेजेंटेशन है, हम लोग वो समझेंगे। बेसिकली तुम कंपेयर करो नंबर्स को। क्या सर 2 से ज्यादा भी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है भाई। यहां पर हम लोग, यहां पर अगर मैं एक तीसरा नंबर ऐड करना चाहूं 25 मॉड 12, तो 25 को डिवाइड करो 12 से, रिमाइंडर क्या आएगा सर? 1। ओहो, तो क्या ये भी कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूल में? हाँ जी, ये नंबर्स को कंपेयर करता है। अच्छा, ये बात है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और बेसिक कि व्हाट इज मॉड्यूलो अरिथमेटिक, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, ये आपको समझना है। तो यहां पर अब वापस आते हैं हम लोग, वापस आते हैं बच्चों। ये सारा आप पीडीएफ मिलेगा, आप उसको नोट डाउन कर लेना नोट्स को। कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो कंपेयर करता है नंबर्स को, जैसे हमने 73 और 13 को कंपेयर किया, जब वो 12 से डिवाइड होते हैं, रिमाइंडर दोनों में सेम आएगा।
ठीक है, ये है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। अच्छा सर, यहाँ पे क्या होता है, इस जो सिस्टम है ना, ये जो सिस्टम है मॉड्यूलर अरिथमेटिक का, इसको हम लोग रिमाइंडर सिस्टम भी बोलते हैं, क्लॉक सिस्टम भी बोलते हैं, रैपिंग अराउंड सिस्टम भी बोलते हैं। अपन अभी डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे, मैं और समझाता, प्रैक्टिकल एग्जाम्पल और डालता, लेकिन अभी अपने को एग्जाम सेंट्रिक पढ़ना है तो बस उतना पढ़ो जो आपके एग्जाम्स में आने वाला है। ये है इनके बीच का बेसिक डिफरेंस। बताइए दोस्तों, ये क्लियर है कि नहीं? दोस्तों आइए आगे चलते हैं। अब देखो कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो को हम लोग लिखते कैसे, ये है उसका प्रेजेंटेशन। समझने का काम हम आपने इसके पहले ही कर लिया। क्या था कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो? बेटा ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना, ये कॉन्सेप्ट हमेशा याद रखना। लिख, दो नंबर को डिवाइड करो पर्टिकुलर एक नंबर से, रिमाइंडर अगर उनका सेम आया तो आप इन दोनों को बोलते हैं ये लोग कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो में है। 73 और 13 कॉन्ग्रुएंस में है, किससे? जब डिवाइड होता है 12 से। मॉड हमेशा इधर लगाते हैं, इसको अकेला छोड़ देते हैं प्रेजेंटेशन वाइज। दिस इज जस्ट अ राइटिंग टेक्निक, है ना। अब यहाँ पे आते हैं इसके नोटेशन पे। अगर मैं यहाँ पे लिखूं जो हमने एग्जाम्पल देखा, 73 इज इन कॉन्ग्रुएंस विद 13 जब दे आर डिवाइडेड बाई 12, जो हमने अभी एग्जाम्पल यहाँ पे देखा था। अब इस केस में इनका रिमाइंडर क्या आएगा? आंसर आता है 1, इसका आंसर क्या आता है? 1 आता है। अब देखो इसको हम लोग जब नोटेशन में डालते हैं तो कैसे? 73 को ए से डिनोट करो, 13 को बी से और 12 को एन से। तो यहाँ पे तीन लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, तीन चीजों का इन्वॉल्वमेंट है। क्या है वो तीन चीज? 73, 13 और 12। ठीक है, 73, 13 और 12, ये तीन चीज जो आप इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये जो तीन चीज इन्वॉल्व कर रहे हैं, ये क्या तीनों के तीनों इंटीजर होने चाहिए भाई? बिल्कुल। ए, बी और एन, ये तीनों के तीनों सबसे इंपॉर्टेंट, ये तीनों इंटीजर, फ्रैक्शन नहीं, रैशनल नंबर नहीं, नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये इंटीजर होने चाहिए। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात, ये जो एन है, ये क्या इंटीजर में इसका जो वैल्यू है एन का, वो हमेशा हमेशा ग्रेटर देन 1 रहेगा। इस बात का ध्यान देना। अगर ये भूल जाओगे तो आंसर में हमेशा गलती करोगे। यहाँ पे जो तीन एलिमेंट्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, ए, बी और एन, यहाँ पर जो एन है, ये जिस नंबर से आप डिवाइड करते हो, वो नंबर का वैल्यू हमेशा एन का किससे बड़ा होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, जीरो भी नहीं होगा, ग्रेटर देन 1। 1 भी नहीं हो सकता भाई, एन का वैल्यू, एन का वैल्यू 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, अप टू इन्फिनिटी। ठीक है, 2 से कम 1 पे नहीं आ सकता, इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। अच्छा, अब अगर आपने ये चीज कंफर्म कर लिया तो हम लोग ना इस नोटेशन पे बात करते हैं। ये जो नोटेशन है तुम इसका क्या करोगे? ये जो नोटेशन है, ये जो आपने यहाँ पे नोट किया, इस नोटेशन को हम लोग यूज कैसे करते हैं आंसर निकालने के लिए? अभी देखो इसका इसका आंसर क्या आएगा? अभी हमने यहाँ पे देखा था, अगर आप इसको देखें, इसका आंसर है क्या भाई? इन दोनों का रिमाइंडर क्या है? रिमाइंडर है 1। रिमाइंडर अगर आप देखें तो ये है 1। लेकिन जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो हम लोग को सॉल्यूशन में क्या ध्यान देना है? ये अपना कॉन्सेप्ट पार्ट समझने के लिए समझ लिया होता क्या है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। अब आते हैं क्वेश्चंस क्या आते हैं, उसको सॉल्व कैसे करते हैं। सबसे पहले जब भी आपको ऐसा दे बेटा, ये बोल दे यहाँ पर ए इज कॉन्ग्रुएंस टू बी, आप इसको डायरेक्टली लिख सकते हो ये। अगर ए और बी कॉन्ग्रुएंस में है, अगर ए और बी कॉन्ग्रुएंस में है, इन दैट केस अगर आप ए और बी को माइनस करोगे एक दूसरे में, ठीक है, ध्यान रखना बी माइनस ए नहीं है बाबू, यहाँ पे ए माइनस बी है। ए एल एच एस माइनस बी आर एच एस। अगर तुम ए माइनस बी करोगे, ये ए माइनस बी विल बी डिविजिबल बाई, विल बी डिविजिबल बाई एन। ठीक है, विल बी डिविजिबल बाई एन। अगर ये डिविजिबल बाई एन है, मतलब एन उसको डिवाइड कर दे रहा, पूरा पूरी डिवाइड कर रहा है, इन दैट केस हम बोल सकते हैं ए माइनस बी इज इक्वल्स टू लैम्डा एन, क्योंकि ये पूरा का पूरा डिवाइड ही कर दे रहा। फॉर एग्जाम्पल 73 माइनस 13 लिया था ना हमने, 73 माइनस 13 क्या होता है बच्चों? 60। क्या होता है हमारे पास? 60। अगर 60 को डिवाइड करोगे 12 से तो क्या ये पूरा पूरी डिवाइड कर देता है इसको? बिल्कुल सर। रिमाइंडर क्या आता है हमेशा? 0। क्या ये डिफरेंस 73 माइनस 30 60 आएगा? 60 को मॉड क्या लिए थे हम लोग? 12 ले रहे थे ना। इनका वैल्यू क्या था हमारे पास? 12। 12 को यहाँ डालोगे, 12 5 60, पूरा डिवाइड कर, हाँ जी पूरा डिवाइड कर दिया। तो ये जो 5 आया सर, इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे लैम्डा। दिस इज एनी कांस्टेंट, तुम इसको के बोलो, तुम इसको जेड बोलो, कुछ बोलो जो चाहो, दिस इज अ कांस्टेंट और ये इंटीजर होता है, बस ये इंपॉर्टेंट है। लैम्डा यहाँ पे जो आंसर देगा, ये क्या है? ये भाई कोशेंट, कोशेंट निकाल रहे हो तुम, तो यहाँ पर ये जो लैम्डा है भाई, ये कोशेंट है। ठीक है, इसका ये हमेशा इंटीजर होना चाहिए। ये है बेसिक कॉन्सेप्ट। कहानी खत्म, क्वेश्चन खत्म, सेकंड कैटेगरी के सारे क्वेश्चंस खत्म। अब बचेगा हमारा थर्ड कैटेगरी जो इक्विवेलेंस क्लास है। तो बताओ दोस्तों, यहां तक क्लियर है कि नहीं?
चलो दोस्तों, अब आते हैं हम लोग इसके कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। किसके क्वेश्चंस? हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अ, अ, आइए, क्वेश्चन नंबर 13, आपके सिलेबस के क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। आ जाओ। यहाँ पे बोल रहा है फाइंड द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ एक्स। तो आपको एक्स निकालना है, ठीक है। क्या है कंडीशन, क्या दिया है? एक्स प्लस वन इज कॉन्ग्रुएंट टू 32 मॉड 7। भाई ये है तुम्हारे लिए ए, ये है तुम्हारा बी का वैल्यू दिया हुआ है ये। कॉन्ग्रुएंस बोला है मॉड एन, क्या ये उस फॉर्मेट में है? हाँ जी, बिल्कुल उस फॉर्मेट में है। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो क्या ये को कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे? कौन से कंडीशन को? तो हम लोग क्या लिखेंगे? दिस इंप्लाइज ए इज माइनस बी, बी का वैल्यू क्या है 32, इज इक्वल्स टू लैम्डा, इज इक्वल्स टू लैम्डा 7। अच्छा, यहां पर 32 मॉड 7, तो यहां पर हम लोग इसको सबसे पहले लिखते हैं लैम्डा 7। क्या बच्चों हम लोग ये लिख सकते हैं? यस और नो? इस नोटेशन को ध्यान में देखते हुए बताओ, क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, हाँ या ना? ठीक है, जो जानते हो उतना लिख दो, पहले ज्यादा दिमाग मत लगाओ। जो कंडीशन आपने पढ़ा है आप उसको सिंपल लिख देंगे, तो लिखने के बाद ये आ गया। अब चलो इसमें हम लोग खेलते हैं। क्या खेलेंगे? हम लोग इसको बोलेंगे चलो सॉल्व करो, दिस इज एक्स माइनस 31 इज इक्वल्स टू लैम्डा 7। अपने को किसका वैल्यू पूछा है क्वेश्चन में? आपको वैल्यूज ऑफ एक्स पूछा है, वैल्यूज। तो एक्स का एक वैल्यू नहीं आएगा भाई, बहुत सारा वैल्यू आएगा, वैल्यूज पूछा है। आओ निकालते हैं, देखो कैसे करना है इसमें। अभी अपन को एक्स चाहिए, तो हम लिखेंगे एक्स इज इक्वल्स टू, x इज इक्वल्स टू 31 प्लस लैम्डा 7। अच्छा, ये जो लैम्डा बच्चों यहाँ पे लैम्डा है क्या? ये इंटीजर होता है हमेशा, लैम्डा इज एन इंटीजर। तो ऊपर में आप लिख दोगे लैम्डा इज एन इंटीजर। तो क्या यहाँ से अपन को x का वैल्यू मिल जाएगा? बिल्कुल। बता भाई, इंटीजर में क्या क्या नंबर्स इन्वॉल्व होते हैं, लैम्डा का क्या क्या वैल्यूज हो सकता है? लिखेंगे सिंस लैम्डा इज एन इंटीजर, लैम्डा का क्या क्या वैल्यू हो सकता है? लैम्डा का क्या क्या वैल्यूज हो सकता है? तो भाई इनफाइनाइट वैल्यू, जीरो से शुरू होगा पॉजिटिव नंबर, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी। नेगेटिव साइड में आओगे तो -1 -2 अप टू इधर का इन्फिनिटी। ठीक है, लैम्डा क्या यहाँ पर इंटीजर है? हाँ इंटीजर का ये वैल्यू, हाँ। पॉजिटिव में इन्फिनिटी, नेगेटिव में भी इन्फिनिटी, नंबर लाइन के हिसाब से। तो लैम्डा का ये वैल्यूज पॉसिबल है। सबको एक एक करके पुट करो, यहाँ पे सबको एक एक करके पुट करो, आपको भी वैल्यू मिलते जाएगा। तो अब इस पैटर्न को समझ लेना। स्टार्टिंग में पढ़ रहे हो थोड़ा सा अलग सा लगेगा, फिर उसको बाद आदत हो जाएगा, 2 3 क्वेश्चन के बाद तुम समझने लग जाओगे, आदत, आप डायरेक्ट आंसर लिखोगे। व्हेन लैम्डा इज इक्वल्स टू 0, बताओ भाई एक्स का वैल्यू क्या होगा? तो 31 प्लस 0 इंटू 7, तो आंसर आया सर 31। व्हेन लैम्डा इज इक्वल्स टू 1, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा? 31 इंटू 1 इंटू 7, तो आंसर आ गया 38। व्हेन लैम्डा इज 2, एक्स का वैल्यू 31 प्लस 2 इंटू 7, तो 7 2 ज़ा 14, 14 प्लस 31, ये आ गया 45। ठीक है, ये उम्र, ये हमने किसका केस लिया है? पॉजिटिव नंबर्स का। ओके, अब आइए नेगेटिव नंबर का भी ले लेते हैं एक बार। व्हेन लैम्डा इज -1, एक्स का वैल्यू 31 प्लस -1 इंटू 7, तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा -31 में से 7 माइनस करोगे तो 24, तो यहाँ पर बच्चों वैल्यू आएगा 24। व्हेन लैम्डा इज -2, 31 पहला क्वेश्चन है इसलिए अपन इतना डिटेल में जा रहे हैं। बेटा फिर पैटर्न रियलाइज कर लोगे, 7 2 ज़ा 14, तो ये आ गया 17। ऐसे करते सो ऑन एंड सो ऑन, ये इधर पॉजिटिव में चलते रहेगा, उस साइड उधर नेगेटिव में चलते रहेगा। ठीक है, ऐसा करके आप आंसर लिख रहे हो। लेकिन बेटा ये पहली दफा जब सॉल्व कर रहे हैं ना, तो हम लोग ऐसा इतना लंबा मेथड में जा रहे हैं। लेकिन अगर आप इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करो, अगर आप इसके पैटर्न को ऑब्जर्व करो, आप डायरेक्टली बोल सकते हो दिस इंप्लाइज एक्स का वैल्यू क्या है? बच्चों एक्स का बहुत सारा वैल्यू है, एक नंबर नहीं आ रहा, देख रहे हो? पॉजिटिव में इधर इनफाइनाइट आएगा आंसर एक्स का, और उधर नेगेटिव में भी इनफाइनाइट आंसर आएगा। तो सबसे पहला आंसर हम लोग लिखते हैं ना जब लैम्डा का वैल्यू होगा 0। इस पैटर्न को रियलाइज करो, हालांकि आगे 1 2 क्वेश्चन करते करते तुम खुद समझ भी जाओगे, टेंशन मत लो। यहां पर जब लैम्डा 0 है, ये केस को पकड़ो। बताओ भाई एक्स का वैल्यू कितना है? एक्स का वैल्यू था यहाँ पे 31, तो 31 को तुम यहाँ पे लिखो। ठीक है, जब लैम्डा का वैल्यू 0 है, सबसे पहले उसको लिखा करो, इधर जगह छोड़ो उधर जगह छोड़ो। अब ना देखो उसके बाद आंसर लिखो 31। लैम्डा जब 1 हुआ, लैम्डा जब 2 हुआ, तो आंसर क्या आया? 38 45। इतना दिमाग नहीं लगाना है भाई, यहां पर आपने जो आंसर निकाला ना, ये
ये जो आंसर निकाला, पहले इसका इतना इतना प्रोसेस आपको एग्जाम में करके नहीं दिखाना है आपको। मैंने पहला क्वेश्चन था तो शो करने के लिए इतना दिखाया है। अपन क्या लेंगे, यहां पर पहले रखेंगे 0, तो आंसर आया 31, उसको बीच में लिख दिया। अब इसमें 1 प्लस में ऐड करो, तो भाई 31 में +1 ऐड करोगे तो 7 ऐड हो जाएगा। अब इसमें ना 7 ऐड करते जाओ, इधर इधर हो गया 30, इसमें 7 करेंगे 45, 7 ऐड करेंगे 52, 7 ऐड करोगे 59, अप टू इन्फिनिटी पॉजिटिव में। ये किसको कवर कर रहा है, ये वाला साइड, व्हाइट वाला साइड, ये कवर कर रहा है सारे प्लस वाले इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर को। लैम्डा का वैल्यू जब 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, +7 +7 +7 नंबर्स में करते जाओ, आंसर उधर मिल गया। ठीक है, ये काम हो गया खत्म। सर क्या नेगेटिव भी लेना, हाँ जी बिल्कुल नेगेटिव भी लेंगे हम लोग, आओ नेगेटिव देते। यहां पर आपने रखा -1, तो 31 -7, आंसर कितना आया था 24। ठीक है, 24 में माइनस कर दो और 7, आंसर कितना आया 17, और माइनस कर दो 7, आंसर क्या आएगा 10। अब यहाँ पर मैंने थोड़ा जगह कम ही छोड़ा है, इसको अगर आप ऐसे दिखाओगे तो ये अपना वैल्यूज देगा, ये अपना इधर ऐसे करके आप डॉट छोड़ दो। ये सारे x के वैल्यूज जो आपसे क्वेश्चन में मांगा था बच्चों, ये आपने निकाला। क्या तुम्हें एग्जाम में ये करने दिखाने की जरूरत है, ये जो मैंने आपको दिखाया? बिल्कुल नहीं, ये तुम्हें करके दिखाने की जरूरत नहीं है। बट क्योंकि ये फर्स्ट क्वेश्चन था तो मैंने आपको दिखाया, बाकी तुम आंसर कॉमन सेंस है बच्चों, ऐसे ही निकाल दो। ओ माय गॉड, ट्राई कलर बना दिया मैंने, व्हाइट को यहाँ रखना था, ऑरेंज को उधर रखना था, फिर ट्राई कलर होता। चलो कोई नहीं, यहां पर हमारा ये केस, ये क्वेश्चन खत्म होता है। बताओ दोस्तों समझ में आया कि नहीं? चलो आते हैं और कॉन्ग्रुएंस का जो बेसिक फंडा है ना, उस फंडा को हमेशा पकड़ के चलो, आंसर हमेशा मिलेगा। देखो यहाँ क्या बोल रहा है, यू हैव टू फाइंड आउट 48 मॉड एन, यहाँ पे दिया हुआ है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एन। अब बेटा हमेशा याद रखना, जब हम लोग कॉन्ग्रुएंस पढ़ रहे हैं, एक वैल्यू नहीं आएगा, चाहे एक्स मांगे जो मांगे, उसका मल्टीपल इनफाइनाइट वैल्यूज आएगा, क्योंकि तुम देखे क्यों आ रहा है। चलो अब हम लोग शॉर्टकट लगाएंगे ये वाले क्वेश्चन में, क्योंकि हमने सीख चुका है, हम लोग समझ चुके हैं। आओ, इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है 48 - 12 इज इक्वल्स टू लैम्डा एन। यही है ना तात्पर्य जो हम लोग पढ़े थे? क्या पढ़े थे हम लोग? अगर ऐसा ऐसा लिखा हो, मॉड एन हो, तो a माइनस बी इज डिविजिबल बाई एन, जिसका लैम्डा से इंट्रोड्यूस करते हैं। लैम्डा क्या होता है? लैम्डा एक इंटीजर होता है। यही कॉन्सेप्ट तेरे को सब जगह लगा देना है। अच्छा, कॉन्ग्रुएंस का क्वेश्चन में इसके ऊपर कुछ है ही नहीं। कॉन्ग्रुएंस इज वेरी इजी, कॉन्ग्रुएंस मॉडुलो आप तुरंत खत्म कर दोगे। चलो सॉल्व करते हैं इसको। तो ये क्या आ गया, दिस इज 12, इधर गया 36, 36 इज इक्वल्स टू लैम्डा एन। अब बताओ यहाँ पर अपने को एन का वैल्यूज पूछा था, तो एन का वैल्यू क्या हो सकता है बच्चों? बेसिक हम लोग जानते हैं एन का वैल्यूज क्या क्या पॉसिबल हो सकता है, यही होगा एन का वैल्यू। ठीक, अब जब भी हम यहाँ पर लैम्डा की बात कर रहे हैं तो लैम्डा इंटीजर तो है, ऊपर में क्या बोला आपने, यहाँ पर लैम्डा इंटीजर है, लेकिन 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 ये इसमें जब पहुंच जाओगे, लैम्डा यहाँ डिवाइड करा डिनोमिनेटर में भाई, इंटीजर में क्या जीरो आता है? हाँ आता है। यहाँ जीरो रख सकते हो, कभी कोई भी नंबर को जीरो से डिवाइड कर सकते हो? नहीं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि ऐसा सिचुएशन बन गया, यहाँ पर आप लिखोगे वेयर 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 लैम्डा इज ऑल इंटीजर एक्सेप्ट वन, दैट इज जीरो। क्यों भाई? लैम्डा जीरो के बराबर इस केस में, इस सिनारियो में नहीं हो सकता। ठीक है, तो आप लिखेंगे लैम्डा के केसेस, अब लिखो वेयर लैम्डा इज इक्वल्स टू, पहले हम लोग जीरो लिखते थे ना, इस बार नहीं लिखेंगे, पहले हम लोग 0 1 3, इधर -1, इधर -2, ऐसे के इन्फिनिटी, ऐसे इन्फिनिटी, ये लिखते थे नॉर्मल केसेस में। इसके पहले वाले क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में जीरो नहीं हो सकता ये कंडीशन के हिसाब से, तो सर इसको हटा देते, बस इसको हटा देते, बाकी इनको ऐसे करके इधर ले आते। चलो यहाँ पर हमने लैम्डा का वैल्यू डिफाइन कर दिया। ठीक है, अब निकाल दो भाई एन का वैल्यूज क्या क्या आएगा। आ जाओ एक एक करके करते। सबसे पहले 36 डिवाइडेड बाई 1, 1 से जब डिवाइड करोगे तो आंसर क्या देगा यहाँ पे? तो यहाँ पे आंसर आएगा, पहले मैं आंसर लिख देता हूँ, ये आंसर आएगा बच्चों 36। ठीक है, कैसे आया 36? जब लैम्डा का वैल्यू तुमने 1 लिया तो आंसर आया 36। ठीक, लैम्डा का वैल्यू तुम ले रहे हो -1, तो आंसर क्या आएगा? -36। आंसर क्या आएगा? -36। तो यहाँ पे क्या आपने ये भी ले लिया इसको? बताइए क्या हम लोग ये कर सकते हैं, ये अलाउड है कि नहीं है? तो मेरे को लगा सही आंसर दोगे। देखो क्यों नहीं कर सकते थे, यही तो सीखना है हमें। ए बी मॉडुलो एन, ये
तीनों के तीनों बच्चों इंटीजर होते हैं, लेकिन लेकिन क्या याद रखने का था? n का वैल्यू हमेशा 1 से बड़ा होना चाहिए। बच्चों यहाँ n का वैल्यू 1 से छोटा आ रहा है, तो क्या हम लोग ये कर सकते? नहीं। बहुत सारे बच्चे ऐसा आंसर लिख देते हैं, तो मैंने भी इसलिए समझाया ऐसा तुम नहीं कर सकते हो। n यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, ये n नेगेटिव आ जाएगा, विच इज नॉट पॉसिबल। तो क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है बच्चों, तब आप ये काम नहीं करोगे। बात समझ में आई? ये काम तुम नहीं कर सकते। तो सर इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब बच्चों ये नेगेटिव वाले लैम्डा को तुम्हें पूरा ही हटाना पड़ेगा। ये कोई नेगेटिव लैम्डा यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। बात समझ में आ रही है? तो सर पॉजिटिव में बढ़ेंगे तो पॉजिटिव में आते हैं ना भाई। पॉजिटिव में बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, ध्यान दीजिएगा इस बात का। चलो मेरे को लगा था कि पकड़ लोगे, कोई बात नहीं। अभी यहाँ पर ये जीरो और नेगेटिव हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर आप लैम्डा क्या क्या रख सकते हैं, अभी मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, फिर इसका शॉर्टकट भी बता दूंगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 से 5 5 लेके चलो, 5 6 7, ऐसा बहुत सारा नंबर है, इनफाइनाइट। अब देखो ध्यान से, इसमें भी आपको चूज करना पड़ेगा कैसे। 36 डिवाइड बाई 1 आंसर आया 30, चलेगा। 36 डिवाइड बाई 2 आंसर आएगा 18, चलेगा। 36 डिवाइड बाई 3 आंसर 12। 36 बाई 4 आंसर 9। अब देखो ध्यान से, 36 डिवाइडेड बाई 5 आंसर इंटीजर होगा कि डेसिमल में आएगा? डेसिमल, तो ये कैंसिल, गया ही है, गया ही है। अभी ठीक है, आगे चलते। 36 डिवाइड बाई 6 आंसर 6, चलेगा। 36 डिवाइडेड बाई 7 आंसर क्या इंटीजर होगा? नहीं, डेसिमल में, ये भी गया। आगे चलते हैं। 8, 8 से डिवाइड होता है क्या? 36 नहीं होता। 8 के बाद क्या आता है? 9, 9 से डिवाइड होता है बच्चों, 4 लिखोगे। 9 के आगे 10, 10 से डिवाइड करोगे डेसिमल, नहीं। 11 नहीं, 12 हाँ। 36 डिवाइड बाई 12 3। 12 के आगे कौन सा नंबर आएगा जिससे डिवाइड हो सकता है? वो होगा 18, तो आप लिखोगे यहाँ पे 2। 18 के बाद कौन सा नंबर होगा जो 36 को डिवाइड कर सकता है? 36 इटसेल्फ, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 1। लेकिन क्या ये सही है? अगर मैंने वहां लास्ट में 1 लिख दिया तो क्या ये सही है? नहीं सही होगा। तुम हाँ बोलो से पहले ही मैं बोल दे रहा हूं, ध्यान रखना है हमेशा इस कंडीशन को। n का वैल्यू वैल्यू इज ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो दिस इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। भाई 1 को हटाओ वहां से, 1 को गायब। तो क्या अपने को यहाँ पे n का वैल्यूज मिल गया बच्चों? क्या अपने को यहाँ पे n का वैल्यूज मिल गया है? ये है अपना n का वैल्यूज, ये है बच्चों हमारा। ओ गलत कर दिया, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन। ये है बच्चों इसका पूरा लॉजिकल पार्ट। ये ऐसा क्यों होता है, रटने की कोशिश मत करना, पहले समझो ये ऐसा क्यों होता है। बताओ समझ में आया कि नहीं आया? ओह, मैंने कंफ्यूज किया तो आप हो गए एकदम, ठीक है। इसलिए मैंने जानबूझ के कंफ्यूज किया, क्योंकि मुझे आंसर्स में बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन एग्जाम जो मेरे यहाँ टेस्ट सेंटर होता है उसमें ये आंसर लिखा है लोगों ने, इसलिए मैं हमेशा क्लास में बताता हूँ अलग से। चलो, बस यही सब छोटी छोटी बातों का ध्यान रखोगे बेटा आप लोग, बाकी सब मस्त रहेगा, कोई टेंशन नहीं है। अब देखो इसका, अब देखो बच्चों, अपन इसका ना थोड़ा इजी वर्जन और सीख लेते हैं। ये मुझे आंसर में पूरा लिखवाना था जानबूझ के, ये मैंने समझा दिया। अब देख, इसको ना थोड़ा हम लोग सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, बट क्योंकि डिटेल में जाना ज्यादा जरूरी था, आपसे गलती कभी नहीं होगी। यहाँ पर आपने ना n का वैल्यूज निकाल लिया है, अब यहाँ पर n का वैल्यूज निकाल लिया। अब इसको तुम शॉर्टकट में भी कर सकते थे क्या? जैसे आपने यहाँ पे लिखा ना ये वाला केस, जैसे आपने यहाँ पे लिखा ये वाला केस, इसका मतलब पता है क्या होता है? 36 इज डिविजिबल बाई n। यहां पर डायरेक्टली मतलब इस लाइन का क्या होता है? इस लाइन का डायरेक्ट मतलब ये होता है 36 इज डिविजिबल बाई n, ठीक है। तो आपको ना 36 के फैक्टर्स बना देने डायरेक्टली, ठीक, लेकिन उसमें n का वैल्यू ध्यान रखना 1 नहीं होना चाहिए, 1 से बड़ा, और नेगेटिव, नेगेटिव तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। हमने पॉजिटिव नंबर लेना है, n का वैल्यू आपको ध्यान देना है, हमेशा n आपको बड़ा रखना है। तो इसमें ना एक नंबर एलिमिनेट हो जाएगा, एक फैक्टर एलिमिनेट हो जाएगा। क्या? चलो हम लोग एक बार फैक्टर्स लिख लेते हैं, क्या क्या बन सकता है। पहले तो आप बोलोगे सर 36 इंटू 1, ये बना एक। दूसरा 18 इंटू 2, तीसरा और क्या आएगा? तीसरा 3 से आते हैं तो आ गया 12। 36 4 से आते हैं 9, 5 नहीं, 6 से आते हैं हाँ जी, 7 से आएंगे नहीं, 8 से आएंगे नहीं, और बाकी सब तो तुमने कवर कर लिया। तो क्या यहाँ सारे फैक्टर्स आपको दिख रहे हैं? हाँ। तो तुम पूरा फैक्टर्स लोगे, देखो यहाँ कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास यहाँ फैक्टर्स आए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 फैक्टर्स अपन यहाँ दिख रहे हैं। यहाँ पे चेक कर लो कितना है, 1 2
तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, यहाँ बेटा 10 है, किसको एलिमिनेट करोगे, एक ही बार लेना है, यहाँ पे एलिमिनेशन होगा भाई, 1 कभी नहीं हो सकता, ये हट गया, और 6 दो बार आ रहा है तो एक बार लो तो हट गया। क्या हमारे पास यहाँ पे नंबर्स आ गए, हाँ। तो जब आप रियल में बनाओगे, एग्जाम में सॉल्व करोगे, तुम इस फैक्टराइजेशन को यूज करो, 1 कभी नहीं होना चाहिए, और यहाँ पर नंबर रिपीट हो रहा था तो 6 को हटाया, क्या यहाँ भी 8 है, हाँ, क्या यहाँ भी 8 है, हाँ। तो तुम डायरेक्टली इस मेथड को यूज करोगे एग्जाम में, बट समझाने के लिए, ताकि लॉजिक क्लियर है आपका, मैंने वो पूरा करके दिखा दिया आपको। 36 इज डिविजिबल बाई n, इसका मतलब होता है डायरेक्ट आंसर निकालो, वहीं पे खत्म। चलो, अब बताइए यहां तक ओके है, आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, बस वही सब करते रहना रे जो किया है। यहां पर ऐसा 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 बोल दिया, फाइंड द लीस्ट, देखो भाई क्या बोला है, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, मतलब एक्स का आपको नेगेटिव वैल्यू सबको इग्नोर कर देना है, पॉजिटिव वैल्यू चाहिए हमें, सिर्फ पॉजिटिव, उसमें भी सबसे लीस्ट मतलब सबसे छोटा पॉजिटिव नंबर चाहिए। तो यही सब क्वेश्चन खेलते रहेगा, बाकी कुछ नहीं है। इन माई स्कूल दे टॉट बाइट आई डिडंट अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, हाँ अब हम लोग मार्केट बाजार फाड़ देंगे, टेंशन मत लो, आ जाओ। तो हमें यहाँ पर लीस्ट पॉजिटिव नंबर, यही सब खेलता है भाई, क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, यही सब, कभी लीस्ट पॉजिटिव, हाईएस्ट, हाईएस्ट तो पूछ ही नहीं सकता, इनफाइनाइट होता है, लीस्ट ही पूछेगा हमेशा। चलो, हमें कुछ लेना देना नहीं, हम क्या जानते हैं, 57 माइनस एक्स करेंगे, ये लैम्डा 4 देगा, ठीक है, लैम्डा शुड बी एन इंटीजर, ये है पहला कंडीशन। आ जाओ जी, हमें चाहिए यहाँ पर x का वैल्यू, तो हम लोग x का वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, इधर उधर भेजो, x इज इक्वल्स टू 57 माइनस लैम्डा 4, यहाँ पर लैम्डा इज एन इंटीजर। अब मेरे को बता, तेरे को इसका पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, जो x का आंसर चाहिए ना पॉजिटिव, लैम्डा के कौन कौन से वैल्यूज पॉसिबल होते हैं, तो लैम्डा इज इक्वल्स टू, पहले जीरो रखोगे, 1 2 इन्फिनिटी, -1 -2 इन्फिनिटी, ये पॉसिबल है। अभी मेरे को यहाँ पे ना कॉमन सेंस में बताओ, अगर तुम यहाँ पे सबसे पहले जीरो रख के देखो, तो यहाँ पर अगर आप सबसे पहले जीरो रख के देखोगे, तो बेटा कौन सा वैल्यू मिलेगा, ये पूरा जीरो, तो यहाँ पर वैल्यू मिला 57, ठीक है, कब मिला, जब लैम्डा क्या है, लैम्डा आपने यहाँ पे जीरो रखा, पूरा गायब। अभी आते हैं लैम्डा को रखोगे 1, ठीक है, लैम्डा को हम लोग रखते हैं 1, तो 1 इंटू 4 क्या होगा 4, 57 माइनस 4, आंसर आएगा 53, ठीक है। अब इसके एक बार लेफ्ट में आके देखो, इधर आके देखते हैं, इसकी जरूरत ही नहीं है, क्यों जरूरत नहीं है आप समझ जाओगे। एक बार हम लोग लैम्डा को रखते हैं -1, चेकआउट करते हैं वैल्यू क्या आएगा, तो यहाँ पर -1 इंटू -4 करोगे तो +4 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप -1 ले रहे हैं ना लैम्डा को, तो माइनस माइनस साइन यहाँ पे प्लस, 57 प्लस 4 ये आ जाएगा 61। इधर बढ़ोगे ना तो अब ये बढ़ते जाएगा, इधर का नंबर +4, इधर प्लस प्लस ऐड होते जाएगा। तो क्या आपको ये बड़ा नंबर देगा कि छोटा नंबर देगा, बेटा ये हमेशा आपको बड़ा नंबर देगा। यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, प्लस नहीं लगा हुआ है। अच्छा, तो सर इसको इग्नोर करते हैं ना सर, फिर छोड़िए, इधर दिमाग ही नहीं लगाते, इसको इग्नोर करो, ऐसे ऐसे छोड़ दो। उधर चलते हैं हम लोग, -4 कर, उधर हम लोग जाते हैं, -4 करते जाइए, ठीक है, -4 57 इधर, फिर आएगा 49, फिर आएगा 45, 41, 41 के बाद ऐसे करते 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 आप अपने दिमाग में इमेजिन करो, सबसे पहले क्या आएगा, 41 के बाद 27, 23, 23 के बाद 19, 19 के बाद 15, 11, 11 के बाद 7, 7 के बाद 4, 4 के बाद डायरेक्ट -0 आ जाएगा, ठीक है, 4 के बाद क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ पर आएगा बच्चों, आगे जाते जाते 4, ये आ जाएगा 0, फिर नंबर्स नेगेटिव में जाने लगेगा। अपने को नेगेटिव में जाना नहीं, हमें क्वेश्चन से पूछा क्या था, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू। तो बेटा बताओ यहाँ पे ध्यान से देख के, क्या जीरो पॉजिटिव नंबर होता है, क्या जीरो पॉजिटिव नंबर होता है, नहीं। तो लीस्ट पॉजिटिव नंबर क्या हो गया, उसके पहले वाला, तो उसके पहले वाला नंबर क्या है, तो यहाँ पर है 4, तो आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू, आप बेटा पूरा लिखोगे, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एक्स इज 4, कहानी खत्म। क्वेश्चन नंबर 15, आ जाइए, अब चलते हैं, हमारा बेटा मॉड्यूलो वाला कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का टॉपिक खत्म। अगला जो क्वेश्चन आएगा ना, वो आएगा इसका, क्या है, ये बहुत आसान होता है, इसमें पता नहीं आप क्यों बच्चे डरते हैं। देखो ध्यान से, हमें ना इसको समझना है, अल्टीमेटली हमारा गोल क्या है, अल्टीमेटली हमारा गोल है ये, इसको सॉल्व करना गोल है। क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, फाइंड द कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 4 mod 7। अपने को किसका आंसर निकालना है, फाइंड द कॉन्ग्रुएंस क्लास। अब हमारा थर्ड टॉपिक था, बोला था मैंने थर्ड चीज, कॉन्ग्रुएंस क्लास को समझना, ये बहुत आसान है, 10 मिनट में खत्म हो जाएगा। आओ देखो,
मैं समझाता हूं आपको व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस क्लास। कॉन्ग्रुएंस क्लास, इक्विवेलेंस क्लास, दोनों बात बराबर है। आओ बच्चों, हम लोग क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन आपसे क्या पूछेगा, आपसे पूछेगा फाइंड द कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ 3 मॉड्यूलो 14। अभी ये थर्ड लैंग्वेज है भाई, पहला लैंग्वेज मॉड्यूलो अरिथमेटिक का था, फिर हमारा कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो का था लैंग्वेज, अब ये थर्ड लैंग्वेज है हमारे पास, क्या चीज का, इक्विवेलेंस क्लास या फिर कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो। ठीक। अच्छा, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो हमेशा इक्विवेलेंस रिलेशन देता है। इक्विवेलेंस रिलेशन बच्चों कोर मैथ्स के रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर में आता है, जहां पे एक रिलेशन को आपको प्रूव करना पड़ता है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, और एक और होता है थर्ड में भूल गया अभी, छोड़ दो। लेकिन क्या आपको वो प्रूव करने देगा? नहीं, आपके एग्जाम में प्रूफ नहीं, आपसे ये सब पूछता है, तो हम लोग डायरेक्ट उसको हिट करेंगे। आपसे पूछेगा फाइंड द कॉन्ग्रुएंस क्लास, अभी यहाँ पे इसको जब आपसे पूछ दे 3 मॉड्यूलो 12 का कॉन्ग्रुएंस क्लास बताना है, क्या बताना है आपको, इसका आंसर होता है बच्चों ये, इसका आंसर होता है हमारे पास यहाँ पे ये 3 या ब्रैकेट लगाओगे ऐसे और 12, ये है इसका बेसिक नोटेशन। इसको एक बार नोट करो, नोटेशन जरूरी है, नोट करो क्या, ठीक है। देखो, सबसे पहले जब ये क्वेश्चन आए, ये क्वेश्चन अब बेटा एक ही नंबर का क्वेश्चन है, एक नंबर में आपसे डायरेक्ट पूछेगा, इसका आंसर ना यहीं से लिख दो। आंसर पता है क्या होता है, ये भी एक सेट है, इसमें भी बहुत सारे वैल्यूज आएंगे, इनफाइनाइट वैल्यूज आते हैं इसके। इसका सबसे पहला आंसर होता है कॉन्ग्रुएंस क्लास निकालने बोल दे, अभी मैं समझाऊंगा होता क्या है कॉन्ग्रुएंस क्लास, बट पहले समझ लो आंसर कैसे निकालते हैं, फ्लैट आंसर। सबसे पहले आंसर लिख, जो नंबर यहाँ है वही नंबर पहला आंसर 3। ठीक है, जो नंबर यहाँ दिया हुआ है उसी को आपने पहला लिख दिया यहाँ पे 3। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लिखेंगे 3 प्लस माइनस जो नंबर यहाँ दिया उसको, तो यहाँ पे दिया है बच्चों 12, दूसरा खत्म। तीसरे पे आते हैं, फिर लिखोगे 3, फिर लिखेंगे प्लस माइनस। अब ये जो नंबर यहाँ दिया है ना, इसका मल्टीप्लीकेशन में बनाते जाओ, 12 वन जा 12 तुमने लिखा, 12 टू कितना होता है, 12 इंटू टू 24, तो यहाँ पे लिखोगे 24। थर्ड, फिर लिखोगे 3 प्लस माइनस 12 इंटू 3 कितना होता है 36। ऐसे करके, ऐसे करके सो ऑन एंड सो ऑन बच्चों, ये इनफाइनाइट वे में आपका आगे बढ़ते जाएगा। तो इसको यहाँ पर आप लिखोगे सो ऑन एंड सो ऑन, ये इनफाइनाइट, ये इसका डायरेक्ट आंसर है। डायरेक्ट आंसर ऐसे ही निकालना सीखो, उतना बीच में घुसना नहीं पूरा डिटेल में। सबसे पहले जो यहाँ लिखा है नंबर उसको लिखोगे, फिर उसके आगे प्लस माइनस लगाओगे। 12 जो जो भी नंबर यहाँ दिया हुआ है नीचे में, इसका आप फैक्टर 12 वन 12 वन जा 1, 12 टू 22, 24, 12 3 36, 12 4 48, इसका आंसर आंसर खत्म है भाई। एक नंबर में जब आए कुछ मत पूछो क्या होता है, अभी देखेंगे क्या होता है, आंसर खत्म। ठीक है, तो आंसर हमारा डायरेक्टली खत्म हो जाता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे, अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पर कि सर ये क्या है, क्या हम लोग इसका आंसर लिख सकते हैं? आपसे पूछा कॉन्फ्रेंस क्लास बताना किसका, 4 मॉड 7, इसको लिखते हैं हम लोग ऐसे है। क्या पूछा आपसे, 4 मॉड 7 का कॉन्ग्रुएंस क्लास बताना है। ठीक है, क्वेश्चन में क्लास है लेकिन उतना ही आसान आंसर है। तो क्या लिखोगे, सबसे पहले द नंबर इटसेल्फ 4, फिर 4 में प्लस माइनस 7 इंटू 1 7, फिर 4 में प्लस माइनस 7 इंटू 2 14, 4 में प्लस माइनस 7 इंटू 3 21, ऐसे करके सो ऑन, आंसर आपका खत्म। दिस इज द कॉन्ग्रुएंस क्लास का क्वेश्चन, एक नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, इससे ज्यादा नहीं आता। बोलो, कुछ ज्यादा आसान नहीं है, कुछ ज्यादा आसान नहीं है, इसको नोट डाउन कर लो बेटा। अब देखिए ध्यान से, सर ये पढ़ तो लिए सर, इतना आसान है, ऐसा ऐसा क्यों दिया है बेटा, जो भी दिया आपने को, क्या आपने को जो पूछेगा एग्जाम में उसका पता है। आइए सर, ये सर रिलेटिवली इजी, अच्छा आगे आइए, आप देखो यहाँ पे पूछेगा इसका मतलब क्या होता है। देखो इसका मतलब समझो, ये जो अपने को आंसर आंसर तो हमने निकाल दिया ना बेटा, इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज कॉन्ग्रुएंस क्लास का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है ये, क्या मतलब होता है उसका मतलब होता है ये क्या बोल रहा है, आपको ना ये वो सारे नंबर्स का लिस्ट निकाल के देगा। कॉन्ग्रुएंस क्लास आपको सारे नंबर्स का लिस्ट निकाल के देगा। सर इसका क्या यूज भाई, रियल लाइफ में बहुत यूज है, अभी हम लोग यूज केस पे नहीं जा रहे, ठीक है, क्योंकि अभी हम लोग एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ रहे हैं, इसका यूज केस में कभी बाद में समझा दूं। ये आपको सारे नंबर्स का, बहुत सारे नंबर्स का लिस्ट निकाल के देगा। कैसे नंबर सर, कैसे नंबर्स, all those numbers which will give you remainder 3। तो ये जो अंदर में दिया हुआ ना ये बच्चों, ये रिमाइंडर का वैल्यू होता है। ठीक है, तो ये आपको वो सारा नंबर का लिस्ट निकाल के देगा, वो सारे नंबर का लिस्ट निकाल के देगा, जो रिमाइंडर आपको देंगे कितना, 3, when they are divided by this, when they are divided by this, तो डिवाइजर अपना 12 है और आर रिमाइंडर है। तो बेटा अगर इसको हम लोग कन्वर्ट करें तो ये है इसका एक्चुअल फॉर्मेट प्रेजेंटेशन का, ये है इसका एक्चुअल फॉर्मेट कि आपको वो सारे नंबर्स के लिस्ट देगा निकाल के, ये जिसका रिमाइंडर क्या होगा,
ये होगा अंदर वाला, जब वो डिवाइड होता है इस नंबर से तो रिमाइंडर क्या देगा 3, जब डिवाइड होता है 12 से। अब इसका ना बहुत वैल्यू है, कहाँ पे वैल्यू है, क्लॉक सिस्टम में। आपने 11th में पढ़ा है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में क्लॉक वाला चैप्टर। अब मैं थोड़ा सा आपको रिलेट करता हूं इसका मतलब समझाने के लिए। मैं आपसे पूछ रहा हूँ वही 3 मॉड 12 जो मैंने रखा था ना, वही मैं आपको दिखाता हूँ। कॉन्ग्रुएंस इक्विवेलेंस क्लास का देखो सबसे आसान मतलब रियल लाइफ में, इससे ज्यादा डिटेल में भी जा नहीं सकते बच्चों, बट मुझे समझाना जरूरी है, मैं रटवा नहीं सकता, समझाना है आपको। देखो एक इक्विवेलेंस क्लास का मतलब क्या होता है बच्चों, एक पोजीशन। ये है बहुत रामबान लाइन जो आपको समझना है। आपको ये इक्विवेलेंस क्लास निकाल के क्या देता, आपको पोजीशन बताता है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या बताता है इक्विवेलेंस क्लास, नंबर का पोजीशन बताता है। कहां इसको यूज कर सकते हैं, बहुत जगह। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल देखते हो वहां पे यूज करो, उस पे यूज होता है। आप फाइनेंस में बहुत जगह आप इसको यूज करते हो। नंबर इस प्लेस पे कौन कौन नंबर्स होंगे, इस प्लेस पे कौन कौन सा स्टॉक हो, इस प्लेस पे क्या क्या होगा, वो निकालता है। तो ये पोजीशन बताता है आपको, ठीक है। अच्छा सर, तो थोड़ा और प्रैक्टिकल आते हैं। देखो आपने देखा था ना वहां पे 3 mod 12 देखा था अभी हमने पीछे में। अब मैं आपसे बोलूं कि देखो जो क्लॉक स्टार्ट होता है ना बेटा, वो क्लॉक जो 00 टाइम होता है, 00 AM, वो 12 बजे होता है। कब होता है, रात के 12 बजते हैं ना 12 AM को, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं 00। वहां से हमारा 00 क्लॉक चालू होता है घड़ी। फिर 12 बजेगा दोपहर का, फिर जब 12 के बाद 1 बजता हो तो उसको 13 आवर्स बोलते हैं, आर्मी में आपने देखा होगा मूवी में। फिर 2 बजेगा दोपहर का तो उसको 14 आवर्स बोलते हैं। 3 बजेगा तो 15 आवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, 15 आवर्स। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि दोपहर के ना 3 बज गए बच्चों, कितने बज गए, दोपहर के 3 बज रहे हैं। तो मैप में इस क्लॉक में इसको ऐसे करके दिखाते हैं। बेटा ये दोपहर का कितना बज रहा है, 12 है, 1 है, 2। ये दोपहर का टाइम है दोस्तों, कितना टाइम है दोपहर का, तो ये है 3 PM। ठीक है, चलो यहां तक कोई दिक्कत 3 PM को समझने में नहीं। लेकिन 3 PM को हम लोग बोलते कैसे हैं, आवर्स के टर्म में। क्या उसको 3 बजे हो तो हम लोग ऐसे बोलने के लिए बोलते हैं, लेकिन आवर्स के टर्म में कैसे बोलते हैं, 12 बजे हमारा नून होता है, ठीक है, नून सॉरी 12 बजे हमारा डे चालू होता है, रात के 12 बजे क्लॉक के हिसाब से। 3 जब बजता है ना तो उसको हम लोग बच्चों 15 आवर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर इसको, इसको बोलते हैं 15 आवर्स। ठीक है, चलो कहां से 15 आवर्स, 12 से लेके 12 एक बार क्लॉक घुमा होगा, फिर उसके बाद थोड़ा सा और ये 3 घंटा घुमा होगा। तो हम लोग उसको कंसिडर कर रहे हैं 3 बजे। अब यहां से आप सिस्टम को ऑब्जर्व कर सकते हो। चलो यहां पर सबसे पहला चीज कि आपको यहां पे 3 बजे आप उसको 15 आवर्स बोल सकते हैं। अब मैं आपसे ऐड कराते जाऊं कि जब 27 घंटा होगा, 27 आवर्स पार हो गया होगा बच्चों। कितना टाइम पार हो गया होगा, 12 बज रहा था दिन, रात के सुबह में, रात का 12 बज रहा होगा, तो 27 घंटा हो रहा होगा। आपको 27 घंटा को डिनोट करना है क्लॉक में, वो कैसे दिखेगा, तो बेटा बहुत सिंपल है। 27 घंटा 12 से डिवाइड करोगे तो 12 2 सा क्या होता है 24। आंसर क्या आएगा 3, रिमाइंडर क्या आएगा 3। इसका मतलब 27 आवर्स को भी हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, 3 ही बज रहा है दोपहर का। क्या बज रहा है, बज रहा है, ये हुआ 27 आवर्स। अब उससे थोड़ा और ऊपर चल जाते हैं, तो हम लोग जाते हैं 39 आवर्स में। कहाँ पे जाते हैं, आपको दिखाना है क्लॉक में अभी से 39 आवर्स बाद। ठीक है, रात का जो 12 बज रहा था, सुबह का 12, उससे 39 आवर्स बाद क्या टाइम हो रहा होगा। चलो डिवाइड करो 39 को, 39 डिवाइडेड बाई 12 3 जा 36, कितना बचा 3। भाई ये भी 3 ही बज रहा है क्लॉक में, बात समझ रहे हो। तो ये सारे पोजीशंस को आप नंबर्स को देखो, नंबर्स को देखो बेटा, मैं नंबर्स कौन कौन सा बोल रहा हूँ, 15 आवर्स, 27 आवर्स, 39 आवर्स, है ना, 55 आवर्स। ये सारे नंबर आपसे घंटा पूछा जाए ना, 15 घंटा बाद, 27 घंटा बाद, 39 घंटा बाद, कब, रात के 12 बजे से। कितना बज रहा होगा घड़ी में बेटा, सब में 3 ही बज रहा होगा। दोपहर के 3 बज रहे होंगे सब में, तो क्या एक पोजीशन को डिनोट कर रहे हैं ये सारे नंबर, हाँ जी। कौन सा पोजीशन वो क्लॉक का, दोपहर का 3 बजे। तो ये क्या सारा नंबर्स, ये सारा नंबर्स एक ही पोजीशन को दिखाएगा घड़ी में, हाँ दोपहर के 3 बजे। इन सारे नंबर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्विवेलेंस क्लास। वो सारे नंबर जो आपको एक ही पोजीशन दे, एक ही रिमाइंडर दे, देखो सब में रिमाइंडर 3 आ रहा है, हाँ जी। इस सारे नंबर्स को, इन नंबर्स को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस क्लास। ये है इसका कॉन्सेप्ट। इससे ज्यादा आपको समझना नहीं है, अभी इससे ज्यादा समझना नहीं है, बस इसके नोटेशन को समझते हैं, क्योंकि यहां पर अपने को कॉम्पिटेंसी देखने को मिल सकता है एमसीक्यू में। क्या है डिनोशन, AN = B। बी बेटा आंसर है, बी क्या है यहां पे, बी यहां पर बेटा आंसर है, आंसर ऑफ
all numbers which give रिमाइंडर ए व्हेन डिवाइडेड बाय, तो अंदर वाला रिमाइंडर होता है, यहां पर ये डिवाइजर होता है, व्हेन डिवाइडेड बाय द डिवाइजर, डिवाइडेड बाय डिवाइजर क्या है यहाँ पे n। ये है इसका सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और बेटा ये जो b है, ये जो b है, जो आंसर आपको मिलेगा ये क्या होना चाहिए, इंटीजर। z भी इंटीजर होता है, i भी इंटीजर होता है, दोनों इंटीजर होते हैं, आंसर आपको हमेशा इंटीजर मिलेगा। इसको आप लिखते कैसे हो, लैंग्वेज के फॉर्मेट में, थ्री थ्री इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 312, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 312, इसको हम लोग डिनोट करते हैं। फिर देखो एक नया लैंग्वेज, ये लैंग्वेज है, याद रखना बच्चों, ये थर्ड लैंग्वेज पढ़ रहे हो, इसको भी तुम लिखोगे 3 mod 12। एक हमने पढ़ा था 12 mod 3, ये था हमारा मॉड्यूलो अरिथमेटिक में, ध्यान से सुनो, सॉरी 12 mod 3, ये था बच्चों हमारा मॉड्यूलो अरिथमेटिक। ये क्या बोलता था, 12 डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। ये क्या बोलता था, ये था सबसे पहला कॉन्सेप्ट मॉड्यूलो अरिथमेटिक, ये बोलता था। उसके बाद आपने क्या पढ़ा, कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो, वहां पे क्या होता था, ए ऐसा ऐसा करके, या चलो मैं नंबर्स पे आता हूँ, 73 मॉड्यूलस मॉड्यूलो 12, ये दूसरा कॉन्सेप्ट था बच्चों। लैंग्वेज में फर्क है, तीसरा आ गया ये, इसको तुम अगर तुम ये बेटा अगर इसको अगर आप गलती से बोल दो सर ये बोल रहा है 3 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, तो क्या तुमने गलती कर दी बेटा, ये बिल्कुल गलत है, ये आपने गलती कर दी। क्यों, आगे का नोटेशन ध्यान दे, ये क्लास का नोटेशन है, कॉन्ग्रुएंस क्लास का। यही प्रॉब्लम होता है कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलो और मॉड्यूलो अरिथमेटिक में, जिससे बच्चे गलती कर जाते हैं, ये तुम नहीं करोगे। यहाँ पर हमारा कॉन्सेप्चुअल पार्ट खत्म। अब इसका एक छोटा सा पार्ट बचेगा, एक छोटा सा पार्ट बचेगा, वो कौन सा पार्ट है, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉड्यूलो, जो हम पढ़ेंगे कल की क्लास में। और रिमेनिंग क्वेश्चन है ना, जिसमें शॉर्टकट से बेसिकली बहुत बड़ा बड़ा कैलकुलेशन को तुम शॉर्ट में निकाल सकते हो, उसका एक तरीका है, वो हम लोग कवर करेंगे अगली क्लास में। चलो बच्चों, बोलो सब समझ में आ गया, गाइस चलिए, आई सी यू टुमारो। और इसके आगे क्वेश्चंस करते हैं। मॉड्यूलर अरिथमेटिक का जो भी क्वेश्चंस आज हमने कवर किया है वो एक एक नंबर वाले थे, मॉड्यूलर अरिथमेटिक इक्विवेलेंस क्लास, और वो जो है ना कॉन्ग्रुएंस मॉड्यूलर, वो 2 नंबर में आता है, 3 नंबर में भी कभी कभी आता है, जो आपने देखा लीस्ट पॉजिटिव नंबर ये सब वो 2-3 नंबर में आ जाता है, बाकी सब 1 नंबर में। और मॉड्यूलर अरिथमेटिक हमेशा 1 नंबर, इक्विवेलेंस क्लास 1 नंबर, ठीक है। अब कल की क्लास में आगे करेंगे जो 2 नंबर और 3 नंबर वाले क्वेश्चन है अगली क्लास में। तो बाय बाय एवरीवन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन गाइस टेक केयर एवरीवन, आई विल सी यू। अच्छे से पढ़िए, मजे में पढ़िए, लास्ट में डरिए मत, और हर दिन पढ़ाई करते रहिए, मैथ्स तभी स्ट्रांग होगा। बाय बाय।